جو हमास अरकान हथियार डाले उन्हें मुआफ़ी मिलेगी, मगर हमास हुकूमत या मुस्तकबिल के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी। इक़्तिसादी जोन्स का क़याम, फौरी तौर पर जंग बंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से तामीर करना, उसकी तामीर नौ शामिल है। और अगर हमास को इस तरह से माइनस कर दिया जाता है और गज़ा में अमन के क़याम के लिए कोशिशें की जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो इसराइली फ़ौजें हैं वो फ़लस्तीन में मौजूद रहती है और उनका फौरी इनखला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए एक 20 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है। हाल ही में कुछ बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइली वजीर आज़म है, उसकी जानिब से कतर के अमीर को टेलीफोन करना भी है। यानी पहले हमला किया गया और बाद में अचानक इसराइली वजीर आज़म को मुआफ़ी मांगना पड़ी। यकीनी तौर पर होने वाली कुछ अहम मुलाकातें और इस धड़े की कुछ अहम शख्सियात के दरमियान राबते ये बता रहे हैं कि अमेरिका के सदर की जानिब से जो मंसूबा पेश किया गया, इसमें इसराइली वजीर आज़म की रजामंदी भी शामिल है। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक तकरीबन 65,000 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं इसराइली हमलों में, और इसी तरह तकरीबन 1,67,000 फ़लस्तीनी शदीद जख्मी हैं और आज भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के बाद जो मनाज़र देखने को मिले, शायद पूरी दुनिया में जुल्म जबर की मिसाल ऐसी नहीं मिलती। फिर अचानक से ये मंसूबा और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये यकीन दहानियाँ कि वो फ़लस्तीन में क़याम अमन चाहते हैं। क्या फ़लस्तीनी भी इस मंसूबे पर अमल करने को तैयार हैं? और जो अहम नुकात और शराइत इस एजेंडे में शामिल हैं, वो क्या फ़लस्तीनियों के हक़ में है या फिर अमेरिका और इसराइल को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? मैं पहले चंद नुकात आपके सामने रख देता हूँ। गज़ा को दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाना ताकि वो अपने हमसायों के लिए ख़तरा ना रहे। गज़ा की तामीर नौ और बुनियादी सहूलियात, जिसमें पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल वगैरह शामिल हैं, उनकी मुरम्मत। अगर दोनों फरीक इसराइल और फ़लस्तीन मुआहदा मान लें तो जंग फौरी तौर पर बंद हो सकती है। सब फौजी कार्रवाइयां, जिसमें बमबारी, गोलाबारी वगैरह शामिल हैं, रोक दी जाएं। 72 घंटों के अंदर यरगमालियों को वापस किया जाए। इसके बदले इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों और असीरान को रिहा करेगा। हमास के अस्करी ढांचे को ख़त्म करना और असलहा जब्त करना। जो हमास अरकान हथियार डालें उन्हें मुआफ़ी मिलेगी, मगर हमास हुकूमत या मुस्तकबिल के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गज़ा में एक आर्जी टेक्नोक्रेट सेटअप का क़याम, इस हुकूमत की निगरानी एक बैनुल-अक़वामी अमन बोर्ड करेगा। गज़ा को दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाना ताकि वो अपने हमसायों के लिए ख़तरा ना रहे। गज़ा की तामीर नौ और बुनियादी सहूलियात, जिनमें पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल वगैरह शामिल हैं, उनकी मुरम्मत करना। अगर दोनों फरीक इसराइल और फ़लस्तीन मुआहदा मान लें तो जंग फौरी तौर पर बंद हो जाएगी। सब फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी जाएं। 72 घंटों के अंदर यरगमालियों को वापस किया जाए। इसके बदले इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों और असीरान को रिहा करेगा। हमास के अस्करी ढांचे को ख़त्म करना और असलहा जब्त करना। जो हमास अरकान हथियार डाले उन्हें मुआफ़ी मिलेगी, मगर हमास हुकूमत या मुस्तकबिल के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गज़ा में एक आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाएगी। इस हुकूमत की निगरानी एक बैनुल-अक़वामी अमन बोर्ड करेगा, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। गज़ा में खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाया जाएगा ताकि सरमायाकारी और रोज़गार बढ़ सके। किसी फ़लस्तीनी को ज़बरदस्ती गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। एक बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तश्कील दी जाएगी जो सिक्योरिटी और पुलिस को तरबियत देगी। इसराइल बतदरीज फौजी इनखला करेगा, मगर कुछ सिक्योरिटी जोन्स बरकरार रखेगा। हमास की सुरंगें, असलहा, फैक्ट्रियां और अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। इलाकाई ममालिक इस मुआहदे की गारंटी देंगे और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। गज़ा में मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाएगा। गज़ा की मकामी पुलिस फोर्स को तरबियत देकर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इक़्तिसादी इमदाद और तरक्याती मंसूबों में आलमी बिरादरी को शामिल किया जाएगा। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी इस्लाहात करे और मुआहदे की शराइत पूरी करे तो मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इम्कान मौजूद होगा। इन नुकात में बहुत मस्बत पहलू हैं, जिसमें किसी फ़लस्तीनी को अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर ना करना शामिल है। फौरी तौर पर जंग बंदी और इसराइली हमले रोकना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और इसी तरह से जो नुकसान पहुंचा है उसको दूर करने के साथ साथ इक़्तिसादी जोन्स पर काम करना भी है। लेकिन इसराइली फ़ौजों का फौरी इनखला ना होना
اور جو فلسطینیوں کا بنیادی مطالبہ جس میں خود مختاری، بیت المقدس کا دفاع اور وہ سرحدی حدود حاصل کرنا جو کہ فلسطینیوں کا حق ہے، یہ کہاں پر درج ہے؟ اور اگر اسرائیلی فوجیں یہاں پر موجود رہیں گی اور فلسطینیوں کو ان کی سرحدیں فوری طور پر واپس نہیں کی جائیں گی، بیت المقدس فلسطینیوں کا ان کو واپس نہیں ملے گا، تو پھر اس 20 نکاتی منصوبے کا زیادہ فائدہ تو یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کو ہو سکتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علاقہ فلسطینیوں کا ہے اور ان کو ملنا چاہیے۔ اب اس منصوبے میں کچھ مثبت پہلو شامل ہیں جس میں کسی بھی فلسطینی کو اس کا علاقہ زبردستی چھوڑنے پر مجبور نہ کرنا شامل ہے، اقتصادی زونز کا قیام، فوری طور پر جنگ بندی اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے تعمیر کرنا، اس کی تعمیر نو شامل ہے۔ یہ تو بڑے مثبت پوائنٹس ہیں اور یقینی طور پر ان پر اگر عمل ہوتا ہے تو غزہ میں امن بحال ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلا جو نقطہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ غزہ کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، حماس کو جو ہے وہ کسی قسم کا سیاسی کردار نہیں دینا اور حماس کو کسی طور بھی فلسطینیوں کے دفاع میں کردار ادا نہیں کرنے دینا۔ یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ کنٹراڈکشن سے اس لیے بھرپور ہیں کیونکہ حماس وہ واحد تنظیم ہے جو کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے عملی طور پر سامنے آئی ہے، اور اگر حماس کو اس طرح سے مائنس کر دیا جاتا ہے اور غزہ میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیلی فوجیں ہیں وہ فلسطین میں موجود رہتی ہے اور ان کا فوری انخلا نہیں ہوتا، اور وہ سرحدیں جو کہ فلسطینیوں کی ہیں اور فلسطینیوں کا ان پر بنیادی حق ہے وہ فوری طور پر اگر فلسطینیوں کو نہیں ملتی اور بیت المقدس کا علاقہ جو کہ فلسطینیوں کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا، تو پھر قیام امن کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں، 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک تقریباً 65,000 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور کسی قسم کا انہوں نے خوف نہیں ظاہر کیا بلکہ بہادری کی ایک ایسی مثال رقم کی ہے جس کی دنیا میں دوسری مثال نہیں ملتی، اور اسی طرح سے اپنا علاقہ چھوڑنے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس منصوبے میں فلسطینیوں کے حقوق پر اور فلسطینیوں کے دفاع پر اور جو ان کا نقصان ہوا اس کے ازالے پر کچھ مزید زور دینا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے بنجامن نیتن یاہو جو کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور ایک وار کرمنل ہے، سرٹیفائیڈ وار کرمنل ہے، وہ کس طرح سے اپنی ٹیون اس نے اچانک سے تبدیل کر لی ہے اور کس طرح سے وہ قطر کے امیر سے بھی اپولوجیٹک ہوا ہے اور اس نے معذرت کی ہے۔ تو فوری طور پر اسرائیل کو یہاں ان علاقوں سے نکالنا ہوگا، فلسطینیوں کے علاقے ان کو واپس دینا ہوں گے، اور جو سزا کے مستحق اسرائیلی ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ سزا دینا پڑے گی۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آپ ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دے کیپٹل ڈیجیٹل سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔